हम लोग देख लिए क्या भू उपयोग, भूमि का क्या क्या उपयोग हो सकता है, इस बात को हम लोग देख लिए। वन के रूप में, कृषि के लिए, पार्थिव भूमि के रूप में जमीन दिख सकता है। ये जितना सारा शुद्ध निविल बोया गया क्षेत्र, इस रूप में जो है भूमि का उपयोग होता है। अब भारत में कैसा उपयोग है, वन के रूप में कितना है, कहाँ है, इस उपयोग को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए भारत में भू उपयोग के प्रारूप, इस पर एक क्वेश्चन भी एकदम बेहतरीन रूप से आपको पूछा गया है, चैप्टर के अंत में मिलेगा। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले, देखिए भारत में भू उपयोग का प्रारूप, भारत का नक्शा आप लोग देखिए, यहाँ पर हम दिखाएंगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उस नक्शा को भी देखेंगे। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व में भौतिक कारक, हाँ हम लोग पिछला टॉपिक में देखे थे कि जैसा जमीन रहेगा उसी अनुसार उसका इस्तेमाल होगा। भौतिक कारक जैसे भू आकृति, कैसा भूमि का आकृति है, जलवायु कैसा है, हमारे भारत का जलवायु जो है वह हर तरह के जलवायु, हर मौसम यहाँ आता है, और उसी के अनुसार यहाँ जमीन का उपयोग भी होता है। और मृदा के प्रकार, जैसा मिट्टी वैसा उसमें बीज उगेगा या उसमें फसल होंगे। तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, ज़्यादा जनसंख्या जिस क्षेत्र में रहेगा वहाँ पर उस जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति होती, जो सामान या जो कुछ भी फसल उपजाया जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होगा और वहाँ पर आदमी ज़्यादा काम करेंगे। प्रौद्योगिकी, कैसा टेक्नोलॉजी है। संस्कृति और परंपराएं, किस क्षेत्र में कैसा संस्कृति, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में खिचड़ी खाने का संस्कृति कि नहीं भाई हर सैटरडे के दिन खिचड़ी खाना है, तो हर सैटरडे के दिन खिचड़ी खाना, इसका यह मतलब हो जाएगा कि उस एरिया में चावल उपजाना होगा, ये उपजता ही होगा। दाल भी उपजता हो, क्योंकि चावल दाल जिसमें हल्दी डाला जाता है तो हल्दी भी उपजाना होगा। अब खिचड़ी ऐसी थोड़ी खा सकते हैं। मिर्च भी उपजाना होगा, उसी एरिया में मिर्च होगा, ऐसा नहीं कि लंदन से मिर्च ला के खिचड़ी खाने का परंपरा बनाया गया होगा। तो ये सब से हम लोग तय कर लेते हैं कि आखिर किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग में कैसा उसका रूप होगा, क्या क्या प्रारूप होगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, इसको आप लोग याद ही रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। मतलब सरकार जो आंकड़ा भूमि उपयोग के लिए 32.8 लाख के लिए अगर कर रही है, तो उसमें 7% है ही नहीं, उसका कोई अता पता नहीं है कि उसका क्या यूज होता है, कहाँ है। समझ रहे हैं, आंकड़े उपलब्ध हैं सिर्फ 93% का। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ 93% के लिए पढ़ेंगे, सिर्फ नहीं कहें, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में। अब देखिए यहाँ पर असम तक भारत सरकार का प्रभाव रहा था, और उधर जो है ना असम के बाद नागालैंड वगैरह, वहाँ पर कोई हमेशा देखा गया है कि क्षेत्रीय समुदाय या आप माओवादी कहिए या कुछ भी कहिए, उन लोगों का ज़्यादा वहाँ पर प्रभाव रहा, जिसके वजह से सरकार का पूरा अप्रोच नहीं रहा, वहाँ तक पहुँच नहीं रहा। लेकिन 2014 से अप्रोच बना है, प्रभाव बढ़ा है उस क्षेत्र में भी, मतलब अब वो लगने लगे हैं कि वो भारत के ही राज्य हैं या भारत के ही क्षेत्र हैं। मतलब अब उनके आंकड़े भी आने लगे हैं, अगर किताब में डाटा अपडेट हो तो कुछ पढ़ जाएगा अब। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ। हाँ देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ प्रॉब्लम है और ये सर्वेक्षण हो भी नहीं पाएगा। वजह, जैसे ये ऊपर वाला जो रीजन है ना जम्मू कश्मीर का, ये
इस किस्म का जो रीजन है, तो यहाँ से लगभग ये एरिया जो है जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के हिस्से में है। और इधर जो 1964 या 62 में जो लड़ाई हुआ था चीन से ना, उस लड़ाई में इस वाला क्षेत्र जो है इस पर चीन का कब्जा है, लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर कागजात के आधार पर ये क्षेत्र भारत के हैं। लेकिन अब चूंकि इस पर भारत का कब्जा नहीं, इस पर भारत का कब्जा नहीं, यहाँ पर जो है चाइनीज आर्मी रहता है, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी रहता है, तो यहाँ पर भारत का सर्वेक्षण नहीं, मैंने भारत यहाँ जाकर के एंटर करके, अब चूंकि यहाँ भारत का प्रभाव ही नहीं है, तो एंटर करके यहाँ पर इस जमीन में क्या इस्तेमाल होता है इस पर कोई डाटा नहीं है। तो 7% में ये दोनों भाग भी हैं, और पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड वगैरह का आपको मिलेगा। यहाँ पर क्रियाकलाप आपको दिया जा रहा है। भू उपयोग के 2 विपरीत चित्रों ऊपर हम लोग देखे थे, 1.4 की तुलना करके पता लगाएं कि 1960-61 और 2014-15 के बीच शुद्ध निविल बोए गए क्षेत्र और वनों के अंतर्गत भूमि में बहुत सीमित परिवर्तन ही क्यों आया है। 1960-61 के बीच जो है, देखिए आप यहाँ पर हम दिखाते हैं ये वृत्त को, कौन कौन चीज को हमको देखना है, किस किस बात को फोकस करना है, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र और वन को देखिए, शुद्ध बोए गए क्षेत्र और वन को देखिए। वन ब्लू वाला है 18.11%। कब था, तो 1960-61 में था, और यहाँ पर हो गया है 2014-15 में 23%, तो कुछ बढ़ा, लगभग कितना आपको 5% के आसपास बढ़ोतरी मिला वन में। और शुद्ध निविल बोया गया क्षेत्र ये है, यानी 46.26%, और यहाँ पर बढ़े के जगह पर घटिए गया 45.5%। तो क्या कारण है कि ये बढ़ नहीं पाया, गौर से अगर आप महसूस कीजिएगा तो देखिए, वन में तो परिवर्तन आया, वन में परिवर्तन आया, तो ये जमीन कहाँ से बढ़ेगा, निविल बोया गया क्षेत्र जो है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है, इसको बढ़ने के लिए जमीन भी चाहिए, और चूंकि भारत में जमीन तो सेम है, और उसी टाइम जनसंख्या और टेक्नोलॉजी इतना हो गया था कि लगभग हम लोग उस समय उपलब्ध जितना जमीन था उसका इस्तेमाल कर लिए थे। अब नया जमीन लाया कहाँ से जाए, जो जमीन होगा उसका इस्तेमाल हम कर लिए, तो नया आ नहीं सकता है, इसलिए कुछ जो है वन के लिए चले गए, और इधर से कुछ जो बंजर जमीन था उसको इस्तेमाल करके हम लोग निविल क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा सके। जैसे इसको देखिए, ये वर्तमान परती, ये परती वाला ही है ना, हाँ, वर्तमान परती जमीन उस टाइम कितना था, 1960-61 के आंकड़ा के अनुसार 3.73, लेकिन अभी 4.9% है। बढ़ क्यों गया, ये परती जमीन, परती कहने का मतलब कि किसी मौसम में फसल नहीं लगाया गया तब उसको हम परती बोल दिए, या कोई बहुत लंबा समय तक फसल नहीं बोया जा रहा है तब परती बोलती है। तो यहाँ पर देखिए ये बढ़ता हुआ है, खैर हम लोग को परती पर ध्यान नहीं देना, हम लोग को वन, तो वन में परिवर्तन हुआ है 5% के आसपास, लेकिन शुद्ध बोया गया क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ। वजह यही कि जमीन जितना था उतना इस्तेमाल उसी टाइम लगभग हो चुका था, तो नया जमीन कहाँ से आएगा। अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। अस्थाई चारागाहें थी, तो धीरे धीरे उसको जनसंख्या बढ़ने के फलस्वरूप उस चारागाह को यूज किया जाने लगा फसल उत्पादन के लिए। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। अब चारा वाला भूमि कम हो गया तो चारा कैसे आएगा, तो हम लोग चारा बनाएंगे, सूधा दाना बनाएंगे, और इसके क्या परिणाम होंगे, परिणाम ये होंगे कि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है उसी से चारा का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त
अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। प्रति ज़मीन में कभी कभी अब हम लोग न देखते हैं, प्रति होता है तो हम लोग फील्ड बना के खेलने लगते हैं। अब गांधी मैदान में खेती करना होगा तो बहुत आसान थोड़े होगा, वहाँ पर धान उपजाना होगा बहुत आसान थोड़े होगा। तो कोई कोई प्रति ज़मीन ऐसा होता है जहाँ पर फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत खर्चीला होता है, बहुत लागत होता है। तो इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। हाँ, उसमें न्यूट्रिएंट की बहुत कमी होता है इसलिए पड़ती है। और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता तभी भारत के कुल सूची क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मात्र 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। मतलब कहने का ये हो गया कि लगभग 46% हिस्से पर खेती नहीं की जा सकती है। तो क्या होगा वहाँ पर? वहाँ पर चाय उगाया जाएगा, कॉफ़ी उगाया जाएगा, यही सब है और क्या। देखिए यहाँ पर शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती। और भारत का आंकड़ा पूरा कितना है? 54% से अधिक पर खेती नहीं हो सकती है। मतलब पंजाब हरियाणा के जो जमीन होगा वो बेहतर होगा। हाँ, इस रीजन में समतल जमीन है और उपजाऊ जमीन है। परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। वजह क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत पथरीला और पहाड़ी क्षेत्र है। मिजोरम के साथ भी वही है, क्योंकि देखिए उधर जाकर के हमारा जो हिमालय पहाड़ है उधर जाकर के अंत करता है, इसलिए काफ़ी पहाड़ है। मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो चूँकि द्वीप है, वहाँ पर का जमीन जो है वह किसी नदी के द्वारा बना हुआ जमीन नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पर मिट्टी का मात्रा और उपजाऊपन जो है बहुत अच्छा नहीं है और 10% से भी कम क्षेत्र में ही बुआई की जाती है। इन राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए, जो कि हम आपको बता दिए। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया और वो कहता है कि 33% क्षेत्र पर वन होना जरूरी है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। हम लोग देखें कि 23.something% है, तो अभी 10% और बढ़ा देना है। हाँ, लेकिन अभी वर्तमान समय में जागरूकता बढ़ा है या यूँ कहें कि डाटा इकट्ठा करना बढ़ा है या कुछ भी, वन की मात्रा बढ़ रहा है कहीं कहीं। मध्य प्रदेश में बढ़ा है, यहाँ आप देख लीजिए तेलंगाना में बढ़ा है, आंध्र प्रदेश में बढ़ा है। इस सब क्षेत्र में जो है वन का प्रतिशत बढ़ा है। हमारा बिहार में भी बढ़ा है और पूर्वोत्तर राज्य में कुछ कुछ जगह कम भी हुआ, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 33% रहेगा तब पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। हाँ, वन के होने से ना उसमें मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी के छत्ता लगा रहता है, तो ला करके उसको बेचा जा सकता है। महुआ चुन करके उसको लाटा बनाया जा सकता है, दारू बना करके व्यापार किया जा सकता है। तो आजीविका उस पर निर्भर रहती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई है। एक भाग मतलब वही लगभग 46% जो हम लोग देखे बंजर है या दूसरे परियोजनाओं में लगाई गई है। बंजर भूमि में कैसा आएगा? पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थली। सूखी और मरुस्थली जो हमारा राजस्थान में है। गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि में देखिए, गैर कृषि परियोजना में क्या क्या चीज जगह पर भूमि का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस्तियां बनी हुई होंगी, सड़कें बनी हुई होंगी, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। देखिए, ये लाइन जो है नेक्स्ट स्टेंजा के लिए रास्ता खोल दिया। देखिए,
लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना, भूमि संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे हैं, खाद पर खाद, बोड़ा पर बोड़ा डाले जा रहे हैं, तो उससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होता जा रहा है। तो संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रबंधन की अवहेलना, संरक्षण और प्रबंधन, कैसे इसको सही ढंग से रखा जाए वो प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, अवहेलना किया जा रहा है, बेइज्जती किया जा रहा है, जिसके वजह से लगातार क्या हो रहा है, लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। बस यहीं से एक नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा। निम्नीकरण मतलब भूमि की गुणवत्ता खराब हो रहा है। अगर उसमें फसल लगाए जाते रहे हैं तो फसल के उत्पादन जो है उर्वरक और कीटनाशक वगैरह का मात्रा ज़्यादा डालने पर उत्पादन अब उतना हो पा रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। समाज पर कैसे, तो आप देख सकते हैं अगर ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगा किसी गांव का तो उस गांव में खेती नहीं हो पाएगा बढ़िया से, या प्रोडक्शन नहीं ठीक होगा, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि गांव के लोगों को खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाएगा, यानी सबको भोजन मिल पाना संभव नहीं हो पाएगा। या ऐसा समझिए कि निम्नीकरण हो गया, अब उसमें जो है हम मकई बोना चाहें, मकई बो रहे हैं तो भूमि के निम्नीकरण की वजह से मकई का भुट्टा बन पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, खाली लेढ़ा टाइप ही बन करके रह जा रहा है। तो उसको हम लोग भूमि के निम्नीकरण से बोलेंगे कि समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। पर्यावरण पर गंभीर आपदा मतलब कि जैसे भूमि का निम्नीकरण हो गया और उसमें उपजाऊपन कम हो गया, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग को फसल उपजाने के लिए ज़्यादा खाद और केमिकल्स की ज़रूरत पड़ते हैं और हम लोग डालते हैं, क्योंकि भाई खाना तो सबको चाहिए। तो जब डालते हैं ज़्यादा केमिकल तो वो केमिकल फूड चेन में आ जाता है कुछ, और कुछ चला जाता है पानी से बह करके जल स्रोत में, जल स्रोत को खराब कर देता है, जिसके वजह से उसमें रहने वाले पेड़ पौधे और मछलियाँ वगैरह खराब हो जाती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि गंभीर आपदा आ सकती हैं अगर हम लोग नहीं सचेत हुए तो हम लोग सचेत होंगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय करके, वो हम लोग नेक्स्ट भी टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।